तो बेटे पैराग्राफ की तशरीह, ये 15 नंबर का सवाल है। पैराग्राफ की तशरीह, इसमें क्या क्या पूछा जाएगा बेटे? सबसे पहले इसमें आएगा मुसन्निफ का नाम, दूसरे नंबर पर सबक का उन्वान। बेटा ये देख लें, सबक का उन्वान होता है और मुसन्निफ का नाम होता है। मोबाइल में ना देखें, मुझे देख लें, मैं आपके सामने खड़ा हूं। हाँ, तो बेटे मुसन्निफ का नाम और सबक का उन्वान, इसको हम कहते हैं हवाला-ए मतन। हवाला-ए मतन कोई अलग से चीज नहीं होती। हवाला-ए मतन का मतलब है सबक का उन्वान और मुसन्निफ का नाम। ये दो चीजें हवाला-ए मतन में आती हैं और इनके 2 नंबर हैं, यानी 1 नंबर सबक का और 1 नंबर मुसन्निफ का। तो बेटे सबक का उन्वान आपने वही लिखना है जो आपकी किताब में दिया हो, और मुसन्निफ का नाम भी आप वही लिखेंगे जो आपकी किताब में दिया हो। ये नहीं कि आप सबक का उन्वान उसवा हसना है तो आप लिख दें सीरतुन नबी। तो बेटे उसवा हसना अगर सबक का उन्वान है तो आपने उसवा हसना ही लिखना है, सीरतुन नबी नहीं लिखना। और अगर मुसन्निफ का नाम सैयद सलमान नदवी है तो आपने सैयद सलमान नदवी ही लिखना है, मोहम्मद सलमान या सलमान अली या सलमान खान नहीं लिखना। जो उसका नाम है वही आपने लिखना है, क्योंकि अगर आप नाम गलत लिखेंगे तो 1-1 नंबर आपका निकल जाएगा। और सबसे अहम चीज जो है बेटे वो सबक का उन्वान है कि अगर आपने सबक का उन्वान गलत लिख दिया तो बाकी सवाल भी गलत हो जाएगा। क्यों? कि आगे आता है सियाको सबाक। अब सियाको सबाक क्या है? तीसरी चीज हमें चाहिए, सियाको सबाक। इसमें क्या चीज है? इसमें आपने लिखना है पैराग्राफ का मौका महल। मौका महल क्या होता है कि ये पैराग्राफ सबक के किस हिस्से से लिया गया है? शुरू से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है या आखिर से लिया गया है? यानी ये सबक, ये पैराग्राफ जो है सबक के शुरू से लिया गया है, दरमियान से लिया गया है या आखिर से लिया गया है। इसको हम क्या कहते हैं? मौका महल। ये क्या होगा? ये पैराग्राफ सबक के शुरू या दरमियान या आखिर से लिया गया है। यह पैराग्राफ का मौका महल हो गया। इसके बाद आपने सियाको सबाक में क्या लिखना है? पैराग्राफ से पहले और बाद की बात अपने अल्फाज में मुख्तसर से बता दें। मुख्तसरन बता दें, अपने अल्फाज में मुख्तसरन बता दें। 10 ता 12 लाइनें, यानी सियाको सबाक की लंबाई 10 से 12 लाइनों की होगी। 14-15 तक भी चले जाएं, लेकिन इससे ज्यादा आपने नहीं लिखना। अच्छा मेरे बेटे, ये हो गया सियाको सबाक, जिसमें हमने पैराग्राफ से पहले और पैराग्राफ के बाद। अब हम सियाको सबाक कैसे लिखेंगे कि ये पैराग्राफ सबक के शुरू, दरमियान या आखिर से लिया गया है। इस पैराग्राफ से पहले
इस पैराग्राफ के बाद। लो बेटा, इस पैराग्राफ से पहले मुसन्निफ ने यह बताया है और इस पैराग्राफ के बाद मुसन्निफ ने यह बताया है। इस सियाको सबाक को कहते हैं मिसाली सियाको सबाक। मिसाली सियाको सबाक ये बेटा हर पैराग्राफ का मुख्तलिफ होगा। अगर सबक में 10 पैराग्राफ हैं तो 10 के 10 पैराग्राफ का मुख्तलिफ होगा। ये सियाको सबाक हर पैराग्राफ का मुख्तलिफ होगा, क्योंकि हर पैराग्राफ से आगे पीछे और बात होगी। इसका एक हल निकाला है हम पाकिस्तानियों ने, वो है इजमाली सियाको सबाक की शक्ल में। वो पूरे सबक का एक ही होता है। इजमाली सियाको सबाक वो पूरे सबक का एक ही होता है। दूसरा है इजमाली सियाको सबाक। इसके कुल 3 नंबर होते हैं। सियाको सबाक के कितने नंबर हैं? हवाला मतन के 2 नंबर और सियाको सबाक के 3 नंबर। टोटल मेल मिला के हो गए ये 5 नंबर। पीछे बच गए 10 नंबर। 10 नंबर हैं तशरीह के, और यहीं पे आपने फंसना है तशरीह में आके। सबक का अनवान भी आप लिख देंगे, मुसन्निफ का नाम भी आप लिख देंगे, सियाको सबाक भी अच्छा बुरा जैसे आपने लिखना लिख दिया, फंसेंगे आप तशरीह पे। वो भी मैं बता दूंगा कैसे आपने फंसना है। तो बेटा इजमाली सियाको सबाक में आपने ये पैराग्राफ का मौका महल के बाद इस पैराग्राफ से पहले और बाद में मुसन्निफ ने लो जी, यानी मौका महल आप लिख देंगे। मौका महल तो मैंने बता दिया ना, ये पैराग्राफ सबक के शुरू दरमियान या आखिर से लिया गया है। मौका महल आपने लिख देना है। तो मौका महल के बाद आपने मिसाली सियाको सबाक में लिखना है कि इस पैराग्राफ से पहले मुसन्निफ ने यह बताया है और इस पैराग्राफ के बाद मुसन्निफ ने यह बताया है। और जो इजमाली सियाको सबाक है उसमें क्या बताना है? उसमें मेरे बच्चे उसने क्या बताया? मौका महल तो आपने लिख दिया कि यह पैराग्राफ सबक के शुरू से दरमियान से आखिर से लिया गया है, और इस पैराग्राफ से पहले और बाद में मुसन्निफ ने यह बताया है। तो वहां आपने मुख्तसर तौर पे 10-12 लाइनों में 15 लाइनों में सबक के मेन पॉइंट्स लिख देने हैं। यानी उस सबक के जो मेन पॉइंट हैं, उसके जो अहम निकात हैं, वो आपने लिख देने हैं। अब यहां क्या लिखेंगे? सबक के अहम निकात लिखें, और आपका जो खुलासा है उसमें दोनों तरह के सियाको सबाक मौजूद हैं। अगर तो आप मिसाली टाइप का सियाको सबाक करना चाहें तो हर पैराग्राफ के साथ अलग सियाको सबाक भी मौजूद है, और अगर आप इजमाली टाइप का सियाको सबाक करना चाहें तो शुरू में एक ही सियाको सबाक भी मौजूद है। ये अब आपकी हिम्मत है, आप किस तरह का करना चाहते हैं। एक ही सियाको सबाक में पूरे सबक को राज़ी करना चाहते हैं, या हर पैराग्राफ का अलग सियाको सबाक करना चाहते हैं। बेटा ये आप अपनी हिम्मत और वक्त के मुताबिक फैसला कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए सियाको सबाक के। पहला तरीका मिसाली सियाको सबाक, इसको ज़्यादा बेहतर समझा जाता है, और दूसरा इजमाली, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, ना होने से कुछ होना बेहतर है। तो इजमाली सियाको सबाक जो है वो भी चल जाता है। बेटा नंबर 3 में से 2 तो मिल ही जाएंगे, उसके भी मिल जाएंगे, इसके भी मिल जाएंगे। उसमें ये नहीं
कि आपने मिसाली लिखा है या इजमाली लिखा है, उर्दू का पेपर चेक करते हुए सबसे पहले यह देखा जाएगा कि आपने कितना लिखा है। यानी सबसे पहली चीज जो देखी जाएगी वो क्या होगी, कितना लिखा आपने। ठीक हो गया। इसके बाद दूसरे नंबर पर उन्हें कहना है कि कैसे लिखा। पहले तो मिकदार देखी जाएगी ना, मिकदार। हाँ जी, ये सबक का खुलासा लिखा है, कोई 2-3 सफ़े लिखे हैं या आधे सफ़े में ही सबक का खुलासा भुगता दिया। तो पहली चीज देखी जाएगी मिकदार। इसके बाद देखा जाएगा कैसे लिखा, खुशखत लिखा है कि गंदा गंदा लिखा है, लाइनें छोड़ के लिखा है या लाइनों का ख्याल रखा है, या इस तरह लिखा है कि एक लफ्ज यहां लिखा है, एक वहां लिखा है और एक पता नहीं कहां लिखा है। इस तरह नहीं करना। फिर कटिंग कितनी की है, ओवर राइटिंग कितनी की है, रिमूवर कितना इस्तेमाल किया है, लाइनें छोटी बड़ी की हैं, पैराग्राफ बनाए हैं कि नहीं बनाए, यानी आपका स्टाइल देखा जाएगा दूसरे नंबर पे। पहले नंबर पे लिखा कितना है, दूसरे नंबर पर किस तरह लिखा है, और एंड पर तीसरे नंबर पर देखा जाएगा कि क्या लिखा। यानी आपने लिखा क्या है वो तीसरे नंबर पे देखा जाएगा। पहले कितना लिखा, दूसरे नंबर पे कैसा लिखा, और तीसरे नंबर पर क्या लिखा। अब देखें, कल मैं खुलासा चेक कर रहा था, मैक्सिमम लड़के फंस गए कितना लिखा पे। क्योंकि किसी ने 4 लाइनें लिखी हुई थी, किसी ने 5 लिखी थी, किसी ने 7 लिखी थी, किसी ने 10 लिखी थी, वो फंस गए, कंप्लीट ही नहीं हुआ। इसके बाद जिसका कोई 1.5-2 सफ़े लिखे थे वो मैंने पढ़ लिया, देख लिया कि हाँ भाई क्या लिखा है, कैसे लिखा है। तो जिसने खुलासा टू दी पॉइंट लिखा था वो बच गए, और जिन्होंने आए बाएं शाएं की थी, इधर उधर की बातें लिखी थी, वो फिर फंस गए। तो मेरे बेटे ये चीज ज़हन में रख लें कि आपका एक एक लफ्ज पढ़ के चेक नहीं होगा। उर्दू में आपका एक एक लफ्ज पढ़ के चेक नहीं होगा। सबसे पहले मिकदार चेक होगी, फिर आपका अंदाज चेक होगा। ज्यादातर तो यहीं फंस जाएंगे, कितने और कैसे में फंस जाएंगे, क्या तक तो कोई ही जाएगा ना। यानी कल पूरी क्लास में ज्यादा से ज्यादा कोई 10-12 बच्चे थे जो क्या तक चले गए। बाकी जितने भी थे वो कितना कैसे कितना कैसे कितना कैसे में फंसते गए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं बेटे कि आप स्टाइल पर, मिकदार पे तवज्जो दें, क्योंकि जो माल लो क्वालिटी का भी होता है ना, वो प्रेजेंटेशन और पैकिंग से बिक जाता है। और अच्छी क्वालिटी के माल की भी अगर अच्छी प्रेजेंटेशन और पैकिंग ना की हो तो वो, अब एक ही चीज होती है, सेम एक ही चीज, वो फुटपाथ वाले स्टोर पर, फुटपाथ पे आपको 100 रुपए में मिल जाती है, लेकिन जब किसी ब्रांडेड स्टोर में जाते हैं तो वही चीज आपको 1000 रुपए की मिलती है। एक चाय का कप अगर आप नुक्कड़ वाले होटल से लेके पिएंगे तो 40-50 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन अगर किसी अच्छे होटल में जाके वहां उनके हाल में बैठ के पिएंगे तो वही कप 150-200 में आपको मिलेगा। मिकदार में फर्क नहीं होगा, मियार में फर्क नहीं होगा, माहौल का फर्क होगा। तो आप अगर अपना थोड़ा भी अच्छे अंदाज में पेश करेंगे तो उसके आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। यानी आप कमजोर लिखा हुआ, हल्का लिखा हुआ, वो भी अगर अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे पेपर में तो आप नंबर ज्यादा ले जाएंगे। उसके मुकाबले में आप बड़ा ही अच्छा इल्म फजल वाली बात भी आप ऐसे ही वो बेतरतीबी सी करके और बेतुकी सी करके लिख दें तो उसे बेटे किसी ने नहीं लेना। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो मेरे बच्चे एक चीज ज़हन में रख लें कि पेपर में आपने क्या लिखा है उससे ज्यादा अहम है कि आपने कितना लिखा है और किस तरह लिखा है, क्योंकि क्या लिखा है तो उसे पढ़ के पता चलेगा, लेकिन कितना लिखा है और कैसे लिखा है वो देख के ही पता चल जाएगा। और कीप इन माइंड, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। जो पहला इंप्रेशन पड़ गया वही आखिर तक चलेगा। अगर आपका पेपर शुरू से ही गड़बड़ वाला हुआ तो एग्जामिनर ने एक इंप्रेशन बना लेना है कि भाई इसे कुछ नहीं आता, उसने रगड़ देना है।
और अगर आपका पेपर शुरू से ही बड़ा प्यारा और अच्छा हुआ तो एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ जाएगा कि ये बड़े आला किस्म के स्टूडेंट हैं, ये छा गए हैं, इन्होंने छा जाना है। तो इसलिए मेरे बेटे कोशिश करें कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है एग्जामिनर पे अच्छा पड़े। क्या नहीं? बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब हम तशरीह की तरफ आते हैं कि तशरीह क्या है। तो अच्छा, तो बेटे अब हम आते हैं तशरीह पे। इसके हैं बेटा 10 नंबर। तशरीह के क्या हैं? 10 नंबर। अब आपने क्या करना है? मुश्किल अल्फाज को आसान करें। ये नहीं कि आप वो लाइन लगा के वर्ड मीनिंग लिखना शुरू कर दें, बिल्कुल नहीं लिखना है। तशरीह के अंदर ही मुश्किल अल्फाज को आपने आसान करते जाना है। इसके बाद दूसरे नंबर पर आपने करना है मुश्किल तराकीब की वजाहत करें। मुश्किल तराकीब क्या होती हैं? तशबीह, इस्तिआरा, तलमी, कोई बरीक बात आ गई, उसकी आपने वजाहत करनी है। नंबर 2, मुश्किल तराकीब की वजाहत करें। इसमें क्या आते हैं? तशबीह, इस्तिआरा, तलमी वगैरह ऐसी चीजें, उनको आपने, अब जैसे पैराग्राफ में आ जाएगी शेब अबी तालिब, तो उसकी आपको वजाहत लिखनी पड़ेगी कि शेब अबी तालिब का क्या बैकग्राउंड था। अगर वहां आ जाएगी सुफा की दरसगाह, तो सुफा की दरसगाह का बैकग्राउंड लिखना पड़ेगा। जिब्रील अमीन के सामने बैठने वाले पे नजर दौड़ाओ, तो वही का वाकया आपको लिखना पड़ेगा। यानी उसका आपने तलमीहात अगर आ जाएं, तशबीहात, इस्तिआरात आ जाएं, तो उनकी आपने वजाहत करनी है, उनको क्लियर कर देना है। अब देखें, इसके बाद तीसरे नंबर पर आपने क्या करना है? सबक को मद्देनजर रखते हुए, यानी सबक को आपने पेश नजर रखना है, सबक से इधर उधर नहीं भाग जाना। सबक को मद्देनजर रखते हुए पैराग्राफ की मुकम्मल वजाहत करें। यानी उस पैराग्राफ को पूरी तरह आपने खोल कर लिखना है। और ये ज़हन में रखें बेटा कि तशरीह करते वक्त बेटे खामोश हो जाएं, मेरी सुन लें। हाँ, तो तशरीह करते वक्त मेरे बेटे सबसे ज्यादा फोकस आपका पैराग्राफ पर होना चाहिए। जिस पैराग्राफ की आप तशरीह कर रहे हैं, आपका फोकस उस पैराग्राफ पे होना चाहिए। इधर उधर की कहानियां उसमें फिट नहीं करनी। तो उस पैराग्राफ की मुकम्मल वजाहत करें और तशरीह असल इबारत का कम अज कम 3 गुना होनी चाहिए। असल इबारत से कम अज कम 3 गुना। यानी अगर असल इबारत में 100 लफ्ज हैं तो तशरीह में कम अज कम 300 लफ्ज होने चाहिए, ज्यादा की कोई हद नहीं। खुलासे की लिमिट है, शॉर्ट क्वेश्चन की लिमिट है, तशरीह की कोई लिमिट नहीं। ये आपकी हिम्मत है, कहां तक ले जाते हैं भाई, आपका मसला है। आप उस पर थीसिस लिख के आ जाएं। लोग अल्लामा इकबाल के एक एक शेर पे पीएचडी कर जाते हैं, एक एक शेर पे पीएचडी का थीसिस लिख देते हैं एक शेर पे। अल्लामा इकबाल के किसी एक मौजू पे पीएचडी हो जाती है। वो 4-4, 5-5 साल रिसर्च करते रहते हैं, इसके बाद थीसिस लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं, उनको पीएचडी मिल जाती है। तशरीह की कोई हद नहीं है, जितना मर्जी कर लें। लेकिन आपने अपना वक्त देखना है
वक्त के मुताबिक आपने करना है, क्योंकि पेपर में वक्त भी तो महदूद होता है ना, वो आपको लामहदूद टाइम तो नहीं देते। अब देखें बेटे, प्लीज मेरी बात सुने बेटा जान, तशरीह असल इबारत का कम अज कम 3 गुना हो, एटलीस्ट तशरीह असल इबारत की कम अज कम 3 गुना। अब देखें मेरे बेटे, यह काम तो आपने करना है, और 2 काम आपने बिल्कुल नहीं करने, बल्कि 3 काम। नंबर 1, तशरीह की जगह सबक का खलासा लिख देना। कुछ बड़े लायक स्टूडेंट होते हैं, इसको आपने कहना है एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल इनकार करना है इसको आपने। तशरीह की जगह पर सबक का खुलासा लिख देना, यह काम बिल्कुल नहीं करना। अगर तो एग्जामिनर की नजर ना पड़ी, उसने देखा कि 2 सफ़े का खुलासा लिखा हुआ, इतनी बड़ी तशरीह कर दी एग्जामिनर, स्टूडेंट ने बड़ा लायक था, 2 नंबर इसको, फिर तो मसला ही कोई नहीं। लेकिन अगर एग्जामिनर की नजर पड़ गई कि सरकार ने मुझे धोखा देने की कोशिश की है, तशरीह की जगह पे खुलासा लिख दिया है, तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, रगड़ा निकल जाना है। कल मैंने आपको लिखवाना है पैराग्राफ तशरीह के लिए इस सबक में से, फिर मैं देखूंगा कि कौन मेरी बात को मान के लिखता है और कौन अपने फार्मूले लगाता है। हाँ जी, फिर देखेंगे ना। अच्छा बेटा, और दूसरा काम, तशरीह की वही पैरा दोबारा लिख देना। तशरीह की जगह वही पैराग्राफ आप दोबारा लिख दें। वो फिर बड़े फार्मूले होते हैं स्टूडेंट्स के पास। सबसे बड़ा चवल तो वो होता है जो सेम टू सेम वही पैरा लिख देता है, वो तो फौरन नजर आ जाता है। कुछ बड़े ज़हीन स्टूडेंट होते हैं आप जैसे, वो खुलासा शुरू कर लेते हैं, खुलासे के अंदर कहीं पे वही पैराग्राफ फंसाते हैं, इसके बाद आगे चला देते हैं बात। बाल दोबारा से आपको सबाक लिख देते हैं तशरीह में, उसके अंदर कहीं वो पैराग्राफ फंसा के आगे लिख देते हैं। अब ये देख लो बेटा, अगर तो एग्जामिनर की नजर गई पढ़, फिर तो उस सवाल का भी रगड़ा निकल जाएगा, और फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन के तहत बाकी सवालों के भी रगड़े निकल जाएंगे। और अगर नजर ना पड़ी तो फिर ठीक है, जहां आप बच बचा के फर्स्ट ईयर तक आ गए हैं, आगे भी निकल ही जाएंगे। जहां आप पिछले एग्जामिनर से बच बचा के कॉलेज तक पहुंच गए हैं, तो अल्लाह खैर करे, कॉलेज से बच बचा के यूनिवर्सिटी भी निकल जाएंगे अगर किस्मत साथ दे गई तो। लेकिन अगर एग्जामिनर आ गया कोई मेरे जैसा जो पढ़ के चेक करता है, बस फिर आपके गए। अच्छा बेटे, तो पैराग्राफ दोबारा नहीं लिखना, और तीसरे नंबर पर पैराग्राफ की सलीस उर्दू बनाना। यानी आपने पैराग्राफ की सिर्फ सलीस उर्दू नहीं, सलीस उर्दू का मतलब होता है कि पैराग्राफ वही है, कुछ मुश्किल लफ्जों को आपने आसान कर दिया। बस मैट्रिक तक आप सलीस उर्दू करते रहे हैं, मैट्रिक तक आप लोगों ने सलीस उर्दू की है, तशरीह नहीं की पैराग्राफ की। तो अब तशरीह करनी पड़ेगी, सलीस उर्दू के चुंगल से बाहर आ जाएं, सलीस उर्दू नहीं करनी, तो आपने तशरीह करनी है। इस हवाले से कोई सवाल आपके जहन में है तो वो आप कर सकते हैं। जी जी बेटा, कितने सफ़ों की? मैं आपको बता रहा हूं ना बेटा, कम अज कम 3 गुना होनी चाहिए। ये देखें, असल इबारत का कम अज कम 3 गुना होनी चाहिए, हद कोई नहीं। तकरीबन 1.5 से 2 सफ़े की तशरीह होनी चाहिए। बेटे फिर वही फार्मूला चलेगा ना, ये वाला, ये जो फार्मूला मैं पहले बता चुका हूं आपको,
इजमाली सियाको सबाक वाला। तो अगर पहला पैरा दे दें या वो आखिरी पैरा दे दें, पहले का सियाक नहीं होगा, आखिरी का सबाक नहीं होगा, क्योंकि पहले पैरे से पीछे कुछ नहीं होता और आखिरी पैरे के बाद कुछ नहीं होता, इसलिए वहां पे इजमाली ही चलेगा। अंदर जो है वो सियाको सबाक अलग अलग हो जाएगा। लेकिन सियाको सबाक आपने एक साथ लिखना है, ये नहीं कि एक हेडिंग दें सियाक फिर अगली हेडिंग दें सबाक, ये काम नहीं करना, एक ही बार लिखना है। और कोई सवाल? हाँ जी बेटे। जी बेटे उसकी तो तशरीह करनी है ना आपने। सियाको सबाक है पैराग्राफ से पीछे क्या है, पैराग्राफ के आगे क्या है, और तशरीह में है कि उस पैराग्राफ में क्या है। सियाको सबाक मुख्तसर लिखना है, तशरीह की वजाहत करनी है। सियाको सबाक में मुख्तसर करके लिखना है कि पैराग्राफ से पहले क्या आया है और पैराग्राफ के बाद में क्या आया है, और तशरीह में उस पैराग्राफ को डिटेल के साथ बड़ी वजाहत के साथ आपने लिखना है। और कोई सवाल? इधर वाली पार्टी 106, कोई सवाल नहीं आ रहा ज़हन में? अकेला 6 नहीं, चलें फिर ठीक है।